चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपसे क्वेश्चन ने कहा कि इफ चार्ज Q is moving with velocity v along y-axis and magnetic field is of x-axis, find direction of force। तो ये आप खुद करिए, है ना, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है आपको। आपको पता ही है FBI होता है, पता है ना, FBI लेफ्ट हैंड थंब रूल से ना, FBI। अब देखिए आप B कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, एक्स एक्सिस में। करंट कहाँ निकल रहा, मतलब करंट या वेलोसिटी जो भी चीज़ होती है ना, कहाँ है आपकी वाई एक्सिस में। तो ये कहाँ हुआ, जेड एक्सिस में हुआ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ पॉजिटिव जेड एक्सिस, बस ख़त्म, है ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये आप लोगों ने कर लिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि आपसे बोला डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सेंटर of circular electron orbit of radius r and angular velocity omega। आपसे क्वेश्चन बोला एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो फार्मूले में ओमेगा आना चाहिए बी के, और रेडियस आर है, इलेक्ट्रॉन है, ओमेगा से ही मूव कर रहा है ना ऑर्बिट में, रेडियस आर मान लेंगे, निकालना है। ये तो सर्कुलर वाले, ये सेंटर ओ में निकालनी है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ में निकालनी है। तो करेंगे कैसे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ये देखो ओमेगा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस आर है, बी नॉट निकालना है। तो पहले तो सर्कल वाला ही लगेगा। बी नॉट कितना होता है याद है, बी नॉट अपॉन 4 पाई, और आगे 2 पाई, आगे बताओ आर आई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अरे यार आर से आर नहीं कटता, पाई से पाई नहीं कटता, 2 से 2 नहीं कटता, कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता है ना। बार बार भूल तो बार बार डिराइव कराना पड़ता है तुम्हें, बताओ अब तो याद हो जाएगा ना तुम्हें। कितना होता है बी नॉट, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, शाबाश। तो देखो तुम करंट को क्या लिख सकते हो, करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन, है ना। ये तो रोटेशन हो गया, रेवोल्यूशन कराना था ना इसका, ऐसे ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ठीक है। तो ई बाई टी हो गया। अब तुम्हें ये भी पता है, ये हो गया म्यू नॉट ई 2r 1 बाई टी। तुम्हें ये भी पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, पता है ना, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, पूरा गोल चक्कर इन अ गिवन टाइम। 2 पाई मतलब क्या होता है, अबे यार 2 पाई 360 डिग्री नहीं होता, पूरा गोल चक्कर। 11th में भूल गए मैकेनिक्स में, रोटेशनल में पढ़ाया था। तो 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो 1 बाई टी कितना हुआ, यहीं से देखो, ओमेगा अगर 2 पाई बाई टी है तो 2 पाई नीचे गया, 1 इधर आया, तो 1 बाई टी कितना हो गया, ओमेगा बाई 2 पाई, लिख लो। तो बी नॉट म्यू नॉट ई 2r 1 बाई टी देखो कितना है, ओमेगा बाई 2 पाई है, शाबाश। कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं, तो सीधा लिख लो कितना आ रहा है। तो देखो आ रहा है तुम पे म्यू नॉट ओमेगा ई
अपॉन 4πr, शाबाश। तो म्यू नॉट ओमेगा ई अपॉन 4πr। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्वेश्चन है, ये मिटाते हैं। न्यूट्रल पॉइंट याद है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, 0। तो हम पे है 2 इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स कैरिंग 5 एम्पियर एंड 7 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। दो हम पे इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, उनमें 5 एम्पियर और 7 एम्पियर है करंट रिस्पेक्टिवली, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एज शोन भी कर रखा है भैया। यहाँ देखो, ये 2 स्ट्रेट वायर हो गई, बनाने की कोशिश करी, देखो सेम डायरेक्शन में। यहाँ 5 एम्पियर है, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, वैसे ही इन्फिनिट है, पर यूनिट लेंथ निकालते हैं ना, यूनिट लेंथ में निकालेंगे इनका, ठीक है। ये है, और ये 7 एम्पियर की है, तो ये है 2 वायर इन्फिनिट, ठीक है, दोनों इन्फिनिट है, एक 5 एम्पियर की, एक 7 एम्पियर की है, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा। आर कैप्ट 24 सेंटीमीटर अवे, 24 सेंटीमीटर दूर है यार ये, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा, क्लियर। नेक्स्ट से इसके बाद इन्होंने बोला कि फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद राम कहानी है वो छोड़ो, न्यूट्रल पॉइंट निकालना है हमें, बस बात ये है। न्यूट्रल पॉइंट वही होता है जैसे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई, और इसमें अज्यूम कर लेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, अर्थ की रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगी, ठीक है। अब हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, तो एक सिंपल सी बात है, मान लो कि न्यूट्रल पॉइंट हमें यहाँ मिला पी पॉइंट में, और पी पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी है, 5 एम्पियर वाले से x है, ठीक है। तो टोटल 24 है, इतना x है, तो ये कितना हुआ बच्चों, 24 माइनस x हुआ, ठीक है। वेरिएबल हमेशा पीछे रखे करो, तो 24 माइनस x हुआ। अब तुम्हें पता है एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट में होगा क्या, न्यूट्रल पॉइंट आपका p जो है वहाँ पे होगा क्या, ये है ना p। न्यूट्रल पॉइंट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 5 एम्पियर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 7 एम्पियर करंट क्या होगी, बराबर होगी। बोले तो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो आती है किसके लिए, एक स्ट्रेट वायर के लिए कितनी होती है वो, म्यू नॉट अपन 4π, ठीक है। और क्या आता है 2I/r, यही आता है ना। अरे यार सर ऐसे करे करो ना, म्यू नॉट आई अपन 2πr बताया करो सीधा, हमें पता है स्ट्रेट में पाई आता है, सर्कुलर में नहीं आता, तो ऐसे बता दिया करो, ठीक है। पर ये अच्छा लगता है ना, ऐसे लिख लिया करो। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4π, 2 पहली करंट I1 और पहला डिस्टेंस x1, और दूसरा म्यू नॉट बाई 4π, 2 दूसरी करंट I2, दूसरा डिस्टेंस x2। अब रियल वैल्यू डालो, तो I1 कितना है, 5 एम्पियर है, ठीक है। चलो अभी मत डालो, अभी तुम पहले ये डाल लो, x1 की वैल्यू कितनी है, x है, x2 की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस x। भाई 5 के साथ कितने रिस्पेक्ट में है, x है ना, उल्टा मत करना, 5 के साथ x है, 7 के साथ 24 माइनस x है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 5 डाल देंगे, यहाँ 7 डाल देंगे, कुछ कट रहा है, म्यू नॉट अपन 4π से म्यू नॉट अपन 4π कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5/x, और यहाँ कितना बचा 7/24 माइनस x। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर ही कर लेते हैं ना यहाँ पे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 24 माइनस x, तुम्हें पता है ना। अच्छा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी रुक जाओ, ये हो गया 5/24 माइनस x बराबर 7x के, तो 24 × 5 माइनस 5x बराबर 7x के। हर समय मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता, 24 × 5 माइनस 5x वहाँ आके प्लस 5x हो गया, 7x प्लस 5x 12x हो गया, ठीक है भैया। कितना आ गया 12x, 12 2 जा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, किस में, सेंटीमीटर में, शाबाश। तो यहाँ से 10 है,
तो टोटल 24 था तो ये 14 होगा, 24 माइनस 10 वैसे भी 14 होता है। तो बता देना 5 एम्पियर से 10 सेंटीमीटर में न्यूट्रल पॉइंट और 7 एम्पियर से 14 सेंटीमीटर में न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, मैं ये क्या बोलना चाहता था, ये तो आंसर हो गया। अब मान लो कि हमने क्या करा, ये जो पी पॉइंट है ना, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी जीरो होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से होती। किस किस की वजह से? सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 5 एम्पियर प्लस माइनस नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 7 एम्पियर बराबर कितने के? 0 के। तो कंडीशन वही आती, 5 एम्पियर बराबर कितने के? 7 एम्पियर के। प्लस माइनस तो छोड़ा करो ना, यहाँ मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन थोड़ी देखनी है, ये है, ठीक है। तो कंडीशन यहीं से आई है कि ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि इनका नेट सम कितना आ रहा था? 0 आ रहा था, है ना, क्योंकि नेट न्यूट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। अच्छा, इसमें एक दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट in 5 ampere gets reverse, direction of current in 5 ampere gets reverse, where does न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट? न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? तो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगा तो रिपल्सिव होगा ना, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव होता है फोर्स और रिवर्स डायरेक्शन में रिपल्सिव होगा। फोर्स का भी तो लेने देना है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है ना, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? अभी देखो न्यूट्रल पॉइंट किस साइड है? राइट साइड है। तो अगर अब हम डायरेक्शन चेंज कर लें तो न्यूट्रल पॉइंट अब लेफ़्ट साइड आएगा। तो फॉर वायर कैरिंग 5 एम्पियर करंट, न्यूट्रल पॉइंट विल नाउ शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड। पहले राइट में था, अब लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, रिपल्सिव टेंडेंसी की वजह से ये चीज़ है। तो न्यूट्रल पॉइंट वाले क्वेश्चन भी तुमने देख लिया। मैंने बोला ना मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक जैसा है, दोनों एक ही जैसी चीज़ आएंगी, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पानी पी लूँ जरा मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शोज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR। ये जो फिगर है यहाँ में शो कर रहा है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR ऑफ बेस A मीटर, जिसका बेस कितना है? A मीटर पे। बना देता हूँ आपके लिए। राइट एंगल है यार, याद रखना है ना, ये हो गया हम पे, यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। PQR, बेस इसका A है, ठीक है। तो ठीक है, अ करंट ऑफ I एम्पियर, current of I ampere is flowing downwards along a straight wire normally at Q, ठीक है। Q पे जा रही है, नॉर्मली डाउनवर्ड क्रॉस लगा दिया, डाउनवर्ड थी ना, क्रॉस लगा दिया, तो ये डाउनवर्ड जा रही है नीचे की तरफ, ऐसे ये वायर है, इससे अंदर की तरफ जा रही है, डाउन मतलब अंदर, ठीक है। बढ़िया तब बन जाता क्वेश्चन जब R से बाहर को निकलती, तब दोनों एंगल 45 हो जाते। चलो देखते हैं। सिमिलर, मेरे को भी तो अभी दिखा ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में उसी टाइम करता हूँ, पहले से नहीं पता रहते। अ सिमिलर वायर कैरीज एन इक्वल
करंट, मतलब हम कंटेंट नहीं बनाते पहले से, ऐसे कराते हैं। फ्लोइंग यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, है ना, पी हो गया अपवर्ड एट आर। चलो जो मन की थी बात वो हो गई। यहाँ से ऊपर को जा रहा है अपवर्ड, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है क्यू पे ऐसे, आर पे ऊपर आ रहा है ऐसे, ठीक है। क्यू पे कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। आर पे कैसे आ रहा है, आर पे ऊपर की तरफ आ रहा है। क्यू पे अंदर, आर पे ऊपर, ठीक है, ऐसा है। अपवर्ड एट आर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी। चलो ये तो कर ही लेंगे। पी को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, है ना भैया, यहाँ पे। तो पहले तो जो हमें पता है वो देख लेते हैं। पी पे निकालनी है, एक तो क्यू से दिखानी है डिस्टेंस, एक आर से दिखानी है, तो पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे एक्स मान लेते हैं। आइसोसेलेस है तो ये साइड भी एक्स और ये साइड भी एक्स होगी। बोला ना उन्होंने, राइट एंगल आइसोसेलेस है। इस बेस को छोड़ के बाकी दोनों साइडें बराबर होंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम बिना उसके पाइथागोरस लगाएं तो हाइपोटेनस क्यू आर हो गया। इनमें से एक परपेंडिकुलर एक बेस होगा। क्यू आर तो हमारा हाइपोटेनस होगी ना, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है। तुम्हें इक्विलेटरल तो नहीं दिख रहा है, ये इक्विलेटरल नहीं है, ये बड़ा है वो छोटा है, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर होगा। क्यू आर का स्क्वायर ए स्क्वायर है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वो भी एक्स स्क्वायर, बना 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के। दोनों साइड रूट कर लो, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर होल करते तो अलग करते, होल करते हैं ना बच्चों, तो अलग अलग करते हैं, अपन ने अलग अलग कर दिया, है ना। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ए बराबर कितना, √2x। छोटी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a/√2। हाँ ना बोलो यार, x की वैल्यू कितनी आ गई, a/√2, ठीक है। तो ये x जो है ये कुछ और नहीं है, थोड़ा बढ़ा के x = a/√2 लिख देते हैं, और इस x को भी कितना लिख देते हैं, a/√2। पहले तो अपन लोगों को ये चमका, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लो ठीक से, मिटा दूंगा मैं, ठीक है। जो हमारी पी क्यू वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, डाउनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर अंदर, ठीक है, अंदर को जा रही है, वाइट बोर्ड के अंदर धंस रही है वो। और दूसरी वाली जो है वो कैसे निकल रही, पी आर से बाहर को। अंदर बाहर का तुम्हें पता है ना, जो अंदर जा रही है उसके लिए करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज, जो बाहर आ रही है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। पर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यार सर्कुलर में लगता है, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। मैं तो तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि होगा क्या। हम ये कर सकते हैं कि एक तो परपेंडिकुलर निकलेगी, ठीक है। अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये सारी बातें पता चल गई। एक बार डायग्राम पढ़ लो, पी क्यू आ रही है, ये ए है, ये a/√2, ये a/√2। पी पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पी क्यू से अंदर को जा रही है, परपेंडिकुलर होगी, अंदर को जा रही है, और पी आर से बाहर को निकल रही है ऐसे, ठीक है, बाहर को निकल रही है ऐसे, इसको अंदर को जा रही है। अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। अब सारी बातें डायग्राम्स की करेंगे नहीं। चलो तुम अपने मन से ना करंट मान लो, इसके अंदर को जा रही है, इसके ऊपर मान लो, मतलब उल्टी तो दिखानी है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा। अरे यार, एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट नहीं दिखा सकते, एक ऐसे एक नीचे, ठीक है। मान लो ये देखो नीचे जा रही, ये बाहर निकलेगी। करंट अगर ऐसे जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, बाहर। सही बोल रहा हूँ, करंट अगर ऐसे जा रही मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, बाहर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, हाँ ना बोलो, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो तुम ऐसे मान लो ना, क्योंकि ये है और ये 90 है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ उसे बाहर, ऐसे बना दूंगा बाहर, पर दिखानी तो यहीं पड़ेगी, ये रही। तो इसके लिए मैं ये बना रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ B1। अरे परपेंडिकुलर दिखानी है ना, वाइट बोर्ड में कैसे दिखाऊंगा, ऐसे जानी थी, बाहर निकलनी थी, ऐसे जाती करंट तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती, वो बाहर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये रही, ठीक है। और इसके अंदर जानी थी, इसके अंदर जाती ऐसे, क्योंकि इसका करंट नीचे जा रहा था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाती, नीचे तो अंदर को, नीचे तो अंदर को। अब अंदर को कहाँ दिखाऊँ भाई, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो होगा, करंट वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा देगा। तो भैया B2 यहाँ होगा। क्लियर इतनी बातें, B2 होगा यहाँ। अब ध्यान से देखो, करंट ऐसे जा रही, तो हमें कुछ ऐसी लाइन चुननी थी मैग्नेटिक फील्ड के जो बाहर को दिखाए परपेंडिकुलर, वो ये है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, 90 है।
अब देखो मैग्नेटिक यहाँ पे करंट ऐसे जा रही, तो हमें एक ऐसी लाइन ढूंढनी थी जो इसके परपेंडिकुलर हो, जो बाहर को निकले, वो ये रही। बाहर को कैसे निकालूँ, ऐसे तो दिखाऊंगा। इसके लिए उधर बना दी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए इधर बना दी, बहुत बढ़िया। दोनों के बीच में कितना है, 90 है। रिजल्टेंट निकलेगा बीच से तो निकलेगा रिजल्टेंट बी एट पी। बच्चों ये एंगल हो गया 45 और ये एंगल भी कितना हो गया 45। इतना तो क्लियर है ना? अरे हाँ ना बोलो यार, कितना क्लियर है ना? शाबाश, क्लियर है ना इतना? बहुत बढ़िया। अब देखो एक बात, इस पी को मैं दोबारा बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए ना। पी ये है, मैंने बोल दिया इधर क्या है, B2 है, B2। मैंने बोल दिया इधर क्या है, B1 है। मैंने बोल दिया इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट तो ऐसे निकलता है ना हमेशा बीच से, तो B एट P पॉइंट ये होगा। ये पूरा 90 है तो ये 45 होगा, और ये भी कितना होगा 45। क्लियर है इतनी बातें? शाबाश, बहुत बढ़िया, 45 होगा सर। अब एक चीज़ देखो, रिजॉल्व करो यार। रिजॉल्व तब करेंगे जब ये दोनों बराबर आ जाएं। या अब आया सर हमें समझ में। आपने हमें बहुत बार बता रखा है, रिजॉल्व तब तक नहीं करेंगे जब तक बराबर ना हो, तो पहले बराबर देखेंगे। तो वैसे तो मैंने डायग्राम मिटा दिया, पर यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ R था, ठीक है। PQ के लिए इधर बन रही थी कितनी, B1, और PR के लिए इधर बन रही थी कितनी, B2, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ मैं, भूल ना जाएं। B1 इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसके लिए, करंट एट PQ, ड्यू टू करंट एट आर्म PQ, पता है ना। PQ के लिए, PQ यहाँ था, इसके लिए इधर बना रहे थे, QR के लिए उधर बना रहे थे। अब देखो तो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम लोगों को, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट आर्म PQ, और ये होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर किसके, टू PQ के, PQ के परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो दूसरी साइड से दिखा देंगे। तो होगी कितनी यार, कोई वायर के लिए, किसी वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है μ0/4π। नहीं सर, पाई नहीं आता, तो मैं वाली कर रहा था ना, μ0/4π 2πi/r। क्या हो रहा है तुम्हें, μ0i/2r आ जाएगा, यही है ना, ठीक है। अरे भूल गए, μ0/4π 2πi/r आता है, आता है नहीं आता है, ठीक है आता है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, μ0i/2r। पर r डिस्टेंस आज कुछ नहीं, हमने x माना था, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो देखो B1 कितना आ गया, B1 आ गया μ0i/2, x की वैल्यू तुम्हें पता है a/√2 आई थी, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो μ0i a ऐसी, √2 इसे कितने टाइम्स काटेगा, √2 टाइम्स, तो μ0i/√2a आ जाएगा, μ0i/√2a, ठीक है ना। अरे आएगा नहीं आएगा इतना, पाई भी आएगा, सोचो सर्कुलर के लिए पाई भी आता। पाई कैसे लाएं, दोबारा बनाना पड़ेगा, लंबा जा रहा है क्वेश्चन, मेरे को जल्दी करने की हो रही। चलो कोई नहीं, हम पे आते हैं μ0/4π, ठीक है। वायर है सर्कुलर, I/a आता है, ठीक है। sin φ1 प्लस sin φ2 दोनों 90, तो यहाँ पे 2 आ जाता, 2 से 2 कटता, हाँ μ0i/2πa आता है, ठीक है। स्ट्रेट वायर के लिए μ0i/2πa आता है, तो μ0i छोटा था, 2πx, x माना था ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कितना था, x था ना, वो भी x था, तो μ0i 2πx की जगह a/√2, इससे ये कटेगा √2 टाइम्स, तो μ0i/√2πa ये आएगा, μ0i/√2πa, ठीक है। तो B1 इतना आया, याद रखना कितना, μ0i/√2πa, ठीक है। B2 भी इतना ही आएगा, अगर हम B2 निकालते तो B2 कितना आता, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट एट आर्म PQ, और ये होता परपेंडिकुलर टू PQ, ये इसके डायरेक्शन है, और आउटवर्ड होता, ये भी परपेंडिकुलर होता PQ के, और आउटवर्ड होता, ये तो इसके बाद चल रही है, ठीक है, इसकी अलग चल रही है, इसकी बात कर रहे हैं अब। और ये भी उतना ही आता है यार, दोनों एक जैसे ही तो हैं, μ0i/2πx, ये भी तो उतना ही आता है, देखा नहीं आपने, इधर भी x था, इधर भी x था, इधर a था, ये भी इतना ही आता, μ0i/2πa,
√2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, दोनों बराबर आ गए। अब रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये बात है। तो हम बात करेंगे, अब बोलेंगे कि सिंस b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड सेम आया, कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। तो इन्हें अब रिजॉल्व कर रहे हैं भैया, क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम होती है तो उन्हें क्या करा जाता है, रिजॉल्व करा जाता है, ठीक है। इनको रिजॉल्व करेंगे तो देखो b1 है, इसको इधर ले गए, कितना आ गया, b1 को एंगल की तरफ ले गए, तो ये चीज़ क्या है, b1 cos 45, वेक्टर मत लगाना यहाँ, और इसका परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल ये है तो ये होगा b1 sin 45। बहुत बढ़िया, मैं लिखाऊंगा नहीं, यहाँ साइन वाले कटेंगे। अब देखो b2 है, b2 को एंगल की तरफ ले गए, b2 को एंगल की तरफ ले गए, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा b2 cos 45, ठीक है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, ये हो जाएगा b1 sin 45, सॉरी b2, ठीक है। b1 को इधर ले गए, b1 cos 45, ये b1 sin 45, b2 को इधर ले गए, b2 cos 45, b2 sin 45, ये दोनों कट गए। क्यों कट गए, क्योंकि एक तो b1 b2 बराबर हैं, तो b1 b2 sin 45 भी बराबर होंगे, कट गए, इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो b1 sin 45 एंड b2 sin 45 आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो पी की कैसे आएगी, पी की तरफ ये दो ही तो जा रहे हैं, पी की तरफ कौन जा रहे हैं भैया, b1 cos 45 और b2 cos 45, और दोनों सेम लाइन में, तो तुम रफ में जाना, और दोनों के बीच में एंगल कितने, 0 डिग्री है, वही जाना, अंडर रूट करना, यही b1 cos 45 का होल स्क्वायर प्लस b2 cos 45 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये और cos 0 1 होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, और इनमें रूट है तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा। और क्योंकि b1 b2 दोनों बराबर हैं तो दोनों को b ले लो, तो ये भी b और ये भी b, तो कुल मिला के हुआ 2b cos 45। cos 45 तुम्हें पता है कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, और b की वैल्यू तुम्हें दिख रही है कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, शाबाश। देखो बच्चे √2 और √2 क्या बनाएंगे, अरे यहीं तो है भाई, 1/√2, क्या कर रहे हो सर, 2 है cos 45 1/√2, b की वैल्यू ये रही म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई है, ठीक है। बच्चे √2 इंटू √2 बनाते हैं √2 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल करके कितना 2, तो √2 और √2 बनाएंगे 2 से 2 कैंसिल, तो आप पे फाइनली bp कितना आ गया, bp की वैल्यू आई म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम POP एट P, परपेंडिकुलर निकलेगी, बाहर को निकलेगी प्लेन ऑफ पेपर, POP मतलब प्लेन ऑफ पेपर, और कहाँ से, एट P से, P से बाहर निकलेगी, म्यू नॉट आई अपन पाई, ठीक है, ये आ गया। और तुम्हें पता है म्यू नॉट की वैल्यू डाल देना, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आएगी। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, वैसे तो यही आ गया। तो B एट P कितना आया, यहीं से देखो, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई के बारे में कुछ पता नहीं, ए के बारे में कुछ पता नहीं, ए बेस था, ठीक है, और पाई अपनी जगह, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 आई पाई ए, पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू 10 की पावर -7 आई बाई ए, ये आंसर आ गया। आंसर आएगा टेस्ला में, छोटा लिखोगे तो ये, नहीं तो कैपिटल T लगा देना, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मिलते हैं दोबारा, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और चलिए, एक हमारी ये डेरिवेशन रह रखी थी, फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो ये ज़रा देख लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो, इसको करने के बहुत तरीके हैं, बट हम सबसे सेफ ऑप्शन लेंगे। हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये, और इसमें करंट कैरी कर रहा है ऐसे, इसे डायरेक्शन में, ठीक है, इसे डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे। इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। देखो, अगर करंट थ्रू वायर इस डायरेक्शन में है, कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे,
भाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A। लेंथ L, एरिया A होगा, तो वॉल्यूम आप जानते ही हो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। हैविंग कैपिटल N टर्न्स कैरिंग करंट आई करंट ये कैरी करती है। तो इतनी चीज़ें हमें आ गई। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर हम इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो इस पर फोर्स लगेगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड भी दिखानी पड़ेगी और मानना पड़ेगा ये कंडक्टर किस एक्सिस में है। तो मान लिया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, और इसके साथ ये थीटा एंगल बना रही है। तो कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अभी तक क्या क्या बातें हैं भैया, एक कंडक्टर है, पी से क्यू उसमें करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन उल्टा होगा, लेंथ उसकी एल है, एरिया उसका ए है, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ। कंडक्टर हमको कैसे मिला है, एक्स एक्सिस में मिला है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। नाउ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगा, फिर टोटल देखेंगे। तो ईच इलेक्ट्रॉन will experience force, चलो उस फोर्स को स्मॉल एफ बोल लो क्योंकि टोटल कैपिटल एफ बोल लेना। और वो फोर्स होगा कौन सा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा। आप लोगों को भी पता है फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होगी, क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू वी बी साइन थीटा होगी, ठीक है। या क्रॉस बी भी आप बोल सकते हो, क्रॉस का क्रॉस ही रहने देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे बोल सकते हो, ये होगा वी और बी के बीच का एंगल है, तो हम लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे लिख लिया। ये फोर्स है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्यू की जगह माइनस ई लिख लो, क्यों लिख लो माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज नेगेटिव ई होता है, ठीक है, इतना है। अब ये हमारा फोर्स है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो बात बन जाएगी, है ना, ये है। तो उसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं, लेट हम मान के चलते हैं, इसे फर्स्ट मान के चलेंगे भैया। ये क्या है, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है, और लेट एन जो है वो हमारी नंबर डेंसिटी है। इस कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन क्या, टोटल वॉल्यूम, ऐसे। तो एक काम करते हैं, क्यों ना नंबर डेंसिटी को n ही मान लिया जाए और क्यों ना टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N मान लिया जाए। तो टर्म्स की फिर यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टर्म्स हटा दो, टर्म्स की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही चला देंगे, है ना। वॉल्यूम हो गया, बस इतना हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को हम n मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें n है। तो n हमारे टर्म्स नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन है। देखो जैसा देश वैसा बेस आपके सामने ही कर रहे हैं। और नीचे वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, क्लियर है। तो कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, NaL। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम्हें थोड़ा I = NeAVT जैसा दिख रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्लियर है। नाउ अगर अब हम बात करें कि यहाँ पे फोर्स कितना होने वाला है, तो टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल फोर्स होगा ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, वही तो कंडक्टर का फोर्स होगा। कंडक्टर बना किससे, इलेक्ट्रॉन से बना ही है, ठीक है। = टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। और वो बराबर होगा, उसको बोल देंगे कैपिटल F, और वो बराबर होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। टोटल फोर्स निकालना है सारे इलेक्ट्रॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगा वैसा ही सब में लगेगा। तो बस ये पता कर लो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो n है, और एक फोर्स पे इलेक्ट्रॉन कितना है, f है, और ये बराबर है टोटल फोर्स के जो कैपिटल F है। तो n × F जो हुआ
कैपिटल एफ के बराबर हो गया। अब ऐसा चलता रहा, इसकी ज़रूरत नहीं अब, है ना, इसको हटा देंगे, ये तो समझाने के लिए था आपको। इसके बाद क्या आया, आप पे आया एन की जगह कितना, NaL, ठीक है, और फोर्स की जगह कितना, -EV×B, ये आपका आ गया कैपिटल एफ के बराबर, ठीक है। ये इसे हम अब सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, अब फर्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट का हमने यूज़ करा ना, ये फर्स्ट का ही डाला, स्मॉल एफ की जगह ये डाला। अब कुल मिला के बात ये है कि हम पे ये आ गया, पर ये इस शक्ल का तो दिख नहीं रहा ILB के जैसा, तो क्या करें, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि I = NEAVD होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I की वैल्यू होती है NEAVD, ठीक है, और यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करता है, ठीक है, तो I = NEAVD हो गया। तो हम एक काम करते हैं, जो ये कांस्टेंट है NAE, इसकी जगह I/VD डाल देंगे, I/VD, ठीक है, तो पुट NEA की जगह I/VD, वेक्टर वाले को तो छेड़ ही नहीं रहे ना, उनको ऐसे रहने देंगे, NEA की जगह I/VD इन सेकेंड, NEA की जगह I/VD डालेंगे सेकंड में, तो देखो सेकंड से क्या आया, फोर्स है, ठीक है, L लिख लो, ठीक है, और NEA, ये जो N है, ये जो E है, ये जो A है, इसकी जगह आया I/VD, तो हमने लिखा I/VD, और माइनस तो चल ही रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना भैया, क्या कर रहे हो, L तो ऐसी है, ठीक है, L ऐसी है, और यहाँ पे NAE, ये हो गया I/VD, और अंदर क्या चल रहा है, VD×B। अब देखो VD से VD कटेगा, ठीक है, तो VD की जगह वो वेक्टर आएगा जो सही में वेक्टर है, वेक्टर I तो हो नहीं सकता, तो L ही है, तो फोर्स कितना आ गया, I तो बाहर है, माइनस है, ठीक है, I बाहर है, फोर्स कितना आ गया, I बाहर है, माइनस के साथ, VD की जगह वेक्टर आना चाहिए, तो L आएगा, तो IL×B, और इसे हम लिख सकते हैं -ILB sin थीटा, या ILB sin थीटा जो वहाँ है। फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव आ गई, नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा होगा, सोचो बताओ, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा होगा, कि करंट एलिमेंट और जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है, देखो नेगेटिव पहले से है, ठीक है, तो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि करंट एलिमेंट, ये IL क्या है, IL करंट एलिमेंट ही तो है भैया, तो करंट एलिमेंट है IL, तो करंट एलिमेंट एंड VD आर अपोजिट, ये देगा। और यहाँ पे तरह तरह की बातें आप कर सकते हो कि थीटा एंगल 0 हो तो क्या होगा, थीटा 90 हो तो क्या होगा, तो ऐसी तरह तरह की बातें यहाँ पे हो सकती है, पर हमारा मेन का जो काम था वो तो हमने कर लिया, ठीक है, मेन जो हमारा काम था वो तो हमने कर लिया। अब ऐसी एक चीज़ छुपी हुई थी, वेलोसिटी सिलेक्टर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, देखो तो आपको मैंने बताया था वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर बीम से, वेलोसिटी सिलेक्टर में किसी पर्टिकुलर बीम से हम एक डिज़ायर्ड वेलोसिटी का पार्टिकल गेन कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास एंड चार्ज, उसका मास और चार्ज कितना भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एक डिज़ायर्ड वेलोसिटी का पार्टिकल मिल जाएगा किसी बीम से। यहाँ पे हम क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, ऐसी वाली। तो आप पहले इसका डायग्राम देखिए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो डायग्राम इसका ऐसे दिखता है, ये जो हमने डॉटेड बना रखे हैं ये हमारी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे प्लस से माइनस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, दोनों के बीच में कैसा एंगल है, 90 है, सर्कुलर हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और प्लस से माइनस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही। और हमने क्या करा है, यहाँ पे बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 स्लिट्स हैं, स्लिट्स का काम क्या है, फाइन बीम बनाना, ठीक है, वर्किंग ऑफ स्लिट इज़ फाइन बीम। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ
ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड in a region such that it is an arrangement of cross electric and magnetic field in a region such that from a beam of charged particles we can select a particle of desired velocities irrespective of their charge and mass. चार्ज और मास के इर्रेस्पेक्टिव हम ऐसा पार्टिकल चुन सकते हैं। तो भाई ये एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें हम क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से अगर हम कोई बीम ऑफ लाइट, जिनको ये जो 2 स्लिट्स हैं ये एक फाइन बीम में कन्वर्ट करेगी, इस बीम से हम डिज़ायर्ड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल ऑब्टेन कर सकते हैं इन क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके। और हमें इस चीज़ से भी मतलब नहीं है कि उस पार्टिकल का चार्ज और मास क्या होने वाला है। एक्चुअली ये स्लिट्स फिल्टरिंग का काम करती है, ठीक है, जो हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए वही हमें मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स और उस पे लगने वाला मैग्नेटिकल फोर्स बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये काम करते हैं कि इसमें आइडियल कंडीशन यही है कि उस चार्ज पार्टिकल में जिसके हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास, उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट बैलेंस दी मैग्नेटिक फोर्स। उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा या इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो sin 90 भाई आपका 1 हो जाएगा। चार्ज के इंडिपेंडेंट आ गया हम, ठीक है, sin 90 1 हो गया। तो V की वैल्यू कितनी आई, E/B sin 90 1 हो गया, तो V की वैल्यू आई E/B ये। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम किसी डिज़ायर्ड वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल निकाल सकते हैं। ये यूज़ कहाँ होता है, तो जनरली मास स्पेक्ट्रोग्राफी होती है एक चीज़, या मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। और किसके लिए निकालने के लिए यूज़ होता है, जनरली हम इससे चार्ज बाई मास का रेशियो फाइंड करते हैं, अब हम एक फ़ाइनल चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया, मुझे जब भी टाइम लगेगा मैं और क्वालिटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अभी मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली है, ठीक है, मास्टरी करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल करने हैं उसके। अक्सर कोचिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, पर हम लोगों को देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ख़त्म नहीं हुए, अभी 15-20 न्यूमेरिकल में कभी कराऊंगा, चिंता मत करो, बोर्ड्स के लिए तुम्हारा हो गया। अब हम एक तरह का गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर तो आपने पढ़ लिया है, अब किसी स्पेशल तरह के गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, और इस गैल्वेनोमीटर का नाम होता है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, ठीक है, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। तो नोट डाल के लिख लेना, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन जूल्स हीटिंग लॉ। जनरली यहाँ पे जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है थीटा, डिफ्लेक्शन जो हमारा थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। अगर आपको याद होगा तो जूल्स हीटिंग लॉ में H = I²RT आता है, H = I²RT, तो वहीं से ये I² पे डिपेंड करता है, ठीक है, H = I²RT डिफ्लेक्शन ये। और इट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, बोथ, दोनों में ये वर्क कर जाता है, ठीक है, AC में भी और DC में, दोनों में ये काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि आपको ये भी पता है, मैंने बताया था डेड बीट गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं, मेटालिक फ्रेम में वाउंड करते हैं ना, तो उससे भी आप लोग समझ लेना, अगर डेड बीट गैल्वेनोमीटर आया तो वो भी चीज़ें हैं, ठीक है, शाबाश। चलिए
तो इसे बाय बाय करते हैं यूनिट को, कभी टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल तो और करे जाएंगे इसके, बोर्ड के लिए तो हो ही गए।